तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज नए वीक की शुरुआत, मंडे का दिन। आज सुबह से न्यूज़ चैनल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा और वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शाम को गंगा आरती। और एक खबर फिर आई बड़ी अफसोसनाक जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर पुलिस कि एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। 14 उसमें लोग घायल हुए हैं, उनमें से कुछ ही नाजुक है हालत पुलिस की। आज 13 दिसंबर है। आज से ठीक 20 साल पहले पार्लियामेंट अटैक भी हुआ था। और उस अटैक को अगर टीवी पे कहूँ, मैं उससे पहले प्रिंट में काम कर चुका था, क्राइम रिपोर्टिंग। टीवी के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हमला था, जो शायद मेरी ज़िंदगी में, करियर में पहला था जिसे मुझे कवर करने का मौका मिला था। तो आज जब पता चला कि 20 साल हो गए तो बड़ा वो सारी चीज़ें नज़रों के सामने घूम गई। मुझे याद है सुबह का वक्त था, उससे एक दिन पहले मैं लेट घर पहुंचा था, करीब 1-2 बजे। और अगले दिन मुझे दफ्तर पहुंचना था, 12 बजे की शिफ्ट थी। मॉर्निंग में कोई और क्राइम रिपोर्टर था, लेकिन 11:15 के आसपास ही, बल्कि 10:30 के से 11:15 के बीच में खबर आ गई थी कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। और तब मेरे पास यामाहा बाइक हुआ करती थी, मेरी फेवरेट, और उसको लेके भागा था। और कैसे फिर पार्लियामेंट पहुंचा, फिर अगले कई दिनों तक वहीं, फिर लोग पकड़ाए, अफजल गुरु, फिर इंटरव्यू। तो वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट अटैक के दौरान, जिसकी कहानी मैंने आपको इसी कहानी के एपिसोड में सुनाई है डिटेल में। तो जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो सुन सकते हैं। वो पूरी साजिश, वो पूरी प्लानिंग, वो कैसे एक तरह से लोकतंत्र पे हमला था, क्योंकि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी चीज़ थी पार्लियामेंट, संसद भवन, वहाँ पे आतंकवादी घुस सकते हैं, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था। उसके बाद तो खैर अब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे है पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत ज़्यादा सख्ती भी है, तो अब घुसना भी मुश्किल है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मुंबई पुलिस का एक मुखबिर, और वो मुखबिर मुंबई पुलिस को एक खबर देता है। खबर ये थी कि मुंबई के एक डांस बार में सारी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के जो रूल्स हैं, जो कानून हैं, उन सबको तोड़ के, जो लाइसेंस के रूल हैं उसको तोड़कर एक डांस बार में लड़कियां डांस कर रही हैं। मुंबई के डांस बार की कहानी मैंने आपको कई बार बताई है। वहाँ पे बाकायदा इसके लिए लाइसेंस होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें, एक जो डूज एंड डोंट्स है। लेकिन कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों पे असर डाला, तो इस डांस बार पे भी डाला। फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था। पहले डांस बार के सारे लाइसेंस वो हो गए थे। इससे बहुत सारी लड़कियां बेरोज़गार भी हुई। और अगर आप दूसरे पहलू से देखें, मानवीय पहलू से, तो बहुत हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से वहाँ लड़कियाँ आती हैं, अपना पेट भरती हैं, अपने परिवार को पालती हैं। डांस एक हुनर है जो वहाँ पे एक उनका पेशा है, और उस तरीके से करती हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी था कि डांस बार के नाम पे जिसमें फरोशी भी हुई। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन एक बड़ी तादाद लड़कियों की ये थी जो वहाँ पे सिर्फ डांस किया करती थी और अपनी रोज़ी रोटी कमाती थी। तो एक मुखबिर ने खबर दी कि अंधेरी में एक बार है, दीपा बार, और वहाँ पे कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और बहुत सारे और नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और वहाँ पे लड़कियाँ डांस कर रही हैं। पुलिस की टीम उस मुखबिर के बातों पे यकीन करती है और उस डांस बार में पहुंचती है। पहले सादी वर्दी में कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे, उसकी चेकिंग करते हैं। बट वहाँ देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, 2 गज की दूरी पे अपना आराम से वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, म्यूज़िक भी है, खाना पीना भी खा रहे हैं। पुलिस को कोई अजीब चीज़ उसमें लगी नहीं। वो लोग आए वापस, उन्होंने कहा कि वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर मुखबिर को फ़ोन किया गया, तो मुखबिर ने कहा नहीं, मेरी खबर सही है, वहाँ पे इस वक्त भी लड़कियाँ अंदर हैं और डांस कर रही। पुलिस की टीम फिर पहुँची। फिर उसने चारों तरफ बार के हर कोने को खंगाला, देखा वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ना कोई लड़कियाँ हैं, ना कुछ डांस हो रहा है। अब उन्हें लगा कि ये मुखबिर जो है गलत है, लेकिन फिर मुखबिर अपनी बात पर कायम रहा। इसके बाद पुलिस की टीम फिर पहुँचती है। अब वो हर एक चीज़ की तलाशी लेती है। इस दौरान में ये सारी चीज़ें जो 2-3 बार प्रैक्टिस की, कई घंटे निकल गए थे, और पुलिस लगातार वहाँ पे तलाशी ले रही है अपनी मुखबिर की बातों पर कुछ मिल नहीं रहा है।
कई घंटे बीतने के बाद जब उन्होंने छत, दीवार, फर्श सारे खंगाल डाले, ठोक ठोक के, पीट पीट के, तो भी कुछ नहीं मिला। अचानक उनकी नज़र एक शीशे पे पड़ती है, जो उसी डांस बार में एक कमरा था जिसमें एक मेकअप जो रूम एक तरह से आप कहें, जहाँ बार बालाएँ यानी कि डांस बार में जो लड़कियाँ काम करती हैं वो मेकअप करती हैं, तो वो नहीं कर, ड्रेसिंग टेबल था, उस पर एक शीशा था, लेकिन वो शीशा ड्रेसिंग टेबल से अलग दीवार में पूरी तरह से फिट था, यानी कि चिपका हुआ था। सारी चीज़ें पुलिस ने देख ली। अब उसे लगा कि ये शीशा दीवार में क्यों चिपका, थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। पुलिस को कुछ इसके बाद पहली बार लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने शीशा को ठोका, पीटा, देखा, कुछ हुआ नहीं, बट उन्हें कुछ डाउट हुआ। इसके बाद उन्होंने फिर हथौड़े मंगाए, अब शीशा को तोड़ना शुरू किया। जब शीशा टूटना शुरू हुआ, इस दौरान में बार के मुलाजिम, मैनेजर सबसे कई बार पूछताछ हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सब कुछ फॉलो करते हैं। जब हथौड़े से शीशा टूटना शुरू हुआ तब अब पहली बार वहाँ के मुलाजिम, मैनेजर सबके चेहरे पे पसीना आना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद पूरा शीशा टूट गया। उस शीशे के पीछे अचानक एक खुफिया दीवार दिखी और उस दीवार पे एक दरवाज़ा दिखा जो आमतौर पे लॉकर जैसा होता है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बटन लगा हुआ था। अब पुलिस ने उसको तोड़ना शुरू किया। जब उस शीशे के पीछे की दीवार जो एक खुफिया दरवाज़ा था उसको तोड़ा तो अंदर में अब एक तहखाना जैसा कुछ दिखाई दिया। एक एक करके पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए तो वो एक संकरी सी कॉरिडोर टाइप, अंदर गए तो देखा कि बाकायदा एक कमरा है और कमरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, पूरी 17 लड़कियां मौजूद हैं, ग्राहक मौजूद हैं, जाम छलक रहा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, बाकायदा स्प्लिट एसी लगा हुआ है। तो डांस बार असल में जहाँ पे होना चाहिए था वो उठकर तहखाने में आ गया था और सब कुछ तहखाने में चल रहा था। इसके बाद पुलिस एक एक करके उन सारी लड़कियों को बाहर निकालते हैं। वो जो ग्राहक थे उन्हें भी पकड़ा जाता है और तब पता चलता है कि एक नया धंधा है मुंबई में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का, कोरोना काल में भी अपने धंधे को चमकाने का, ताकि 2 गज की दूरी जो है वो पूरी भी ना हो और उनका काम भी हो जाए। अब 2 गज की दूरी ने 2 इंसानों के बीच एक तरह से कहें तो जो नज़दीकियाँ उसको फासले में बदल रखा है। लेकिन अब जहाँ डांस बार जैसे जगहों पे फासले तो चलते नहीं हैं, तो वहाँ फासले और नज़दीकी को कम करने के लिए ये शीशे की दीवार बीच में बनाई गई थी, जिसके पीछे एक तहखाना था और तहखाने के पीछे थिरकन थी और वहाँ तमाम लड़कियाँ नाच रही थी। तो खैर पुलिस ने फिर उन सबको गिरफ्तार किया और वहाँ से ले गए। ये तो रही एक पहलू कहानी की। कई बार, लगभग 10 बार तो मिनिमम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं हिंदुस्तान के अलग अलग रेड लाइट एरिया में शूट करने के लिए गया था। और जितने भी बड़े बड़े रेड लाइट एरिया, चाहे वो कोलकाता का हो, मुंबई का हो, दिल्ली का हो, तो इन जगहों पे पहुंचा। इनकी अपनी कहानी है, इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनाई थी मैंने, आप लोगों को बताया भी था, सहमी गलियां के नाम से। सोशल मीडिया पे आज भी पड़ा होगा, आप में से कोई अगर ना देखा हो तो आप देखिएगा ज़रूर। तो ऐसी कई जगहों पे गया शूट के लिए, स्पेशल शूट के लिए, लोकल रिपोर्टिंग के लिए। दिल्ली में श्रद्धानंद मार्ग है, जिसको जीबी रोड भी जानते हैं लोग, और ये एक रेड लाइट एरिया है। इत्तेफाक की बात यह है कि उसी रेड लाइट एरिया का एक हिस्सा एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होलसेल में अनाज बिकता है। उसके थोड़ा सा आप राइट लेफ्ट जाएं तो होलसेल का एक और सबसे बड़ा बाज़ार सदर बाज़ार है, लाहौरी गेट। तो ये सारी चीज़ें आसपास में हिस्टोरिकल प्लेस हैं। तो पहली बार एक कमला मार्केट थाना जिसके अंडर में ये जीबी रोड आता है, वहाँ के एक एसीपी हुआ करते थे, उनसे दोस्ती थी। तो एक दिन फ़ोन आया कि हम लोग एक दबिश डालने जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की एक पेरेंट्स, एक फैमिली आई हुई थी और उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची है जो नाबालिग है, उसकी उम्र मुश्किल से 13 साल होगी, और उसको कुछ लोगों ने बहला फुसला कर नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली आया और यहाँ किसी दलाल के हाथ में बेच दिया, और इस वक्त तो श्रद्धानंद मार्ग में रेड लाइट एरिया कोठे पे कैद है, तो मदद कीजिए। पुलिस की टीम ने पहले अपने मुखबिरों के जाल बिछाए, पता किया जीबी रोड में भी डांस के लिए, मुजरा के लिए लाइसेंस है, जिसमें फरोशी के लिए लाइसेंस नहीं है,
और माइनर बच्चियों के लिए जो बालिग नहीं है उनके लिए तो डांस और बाकी किसी भी चीज़ के लिए आप उस कोठे पे आप रख ही नहीं सकते। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि पुलिस की ही मिली भगत से ज़्यादातर नाबालिग बच्चियां भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो इस नॉर्थ ईस्ट की फैमिली की अपील पर, उनकी शिकायत पर पुलिस की एक टीम तैयार होती है, मुखबिरों का जाल बिछाती है। फिर पता चलता है कि फ़लाने नंबर, यहाँ कोठे का अलग अलग नंबर है, कोठे पर ये बच्ची कैद है और इसको ख़रीदा गया और जिस उस कोठे की मालकिन ने ख़रीदा है वो उसको जिस्म फरोशी के धंधे में उतारना चाहती है और उसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। आपने अक्सर फिल्मों में भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो मुखबिर से ही पता चला बिल्कुल सही कि इसी कोठे पे है। इसके बाद पुलिस की टीम ने रेड डालने का फ़ैसला किया और फिर कुछ जर्नलिस्ट भी साथ हो लिए, जिनमें से एक मैं भी था। हम लोग उस कोठे पे पहुंचते हैं। अंदर पुलिस जाने के बाद सभी को, एक जो भी उस वक्त थे वहाँ पे, जो बाहर से बहुत सारे जो ग्राहक आए हुए थे वो भी थे, जो वहाँ पे सेक्स वर्कर थी वो भी थी, जो दलाल थे वो भी थे, जो मालकिन थी कोठे की वो भी थी। तो ग्राहक को तो एक एक करके पुलिस ने पकड़ा, नीचे गाड़ी में बिठाया गया। बाकी लड़कियों को भी फिर अलग किया गया, मालकिन को अलग किया गया, दलाल को अलग किया गया। अब कोठे की तलाशी शुरू हुई। छोटे छोटे दरबे नुमा कमरे हैं वहाँ पर, मतलब इतना समझिए कि बस शायद एक शख्स ही उसमें लेट जाए और दो से ज़्यादा तो सवाल ही नहीं है कि खड़ा भी रह पाए। बदबूदार, सीलनदार, मतलब वहाँ आपको 2 मिनट भी खड़े रहने का मन नहीं करेगा। लेकिन दुनिया के सबसे पुराने धंधे की ये सारी दुकानें हैं तो चलती भी हैं। तो पुलिस ने एक एक कर सारे ऐसे दरबे नुमा कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। करीब 1.5 घंटा बीत गया, हम लोग भी वहीं हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। हर तरफ देख लिया, पलंग के नीचे भी देखा, बेड के नीचे देखा, अलमारी खोल कर देखा, नहीं मिला। पुलिस को भी लगा कि गलत खबर मिली है, सूचना गलत थी। इसके बाद पुलिस की टीम लौटने ही वाली थी कि तभी उसी कमला मार्केट थाने में एक सिपाही, जिसको करीब 3 साल हो चुके थे वहाँ पोस्टिंग के, उसने कुछ पुराने केस भी किए थे। उसने अपने साहब से कहा कि सर 1-2 जगह और देखते हैं, इनके यहाँ कुछ खुफिया तहखाने होते हैं। अब जब ये बात हुई तो सारे तहखानों को टटोलना शुरू किया कि कहाँ पे तहखाना हो। दीवारों को ठोका पीटा गया कि कुछ ऐसी होगी, पीछे अगर होल होगा तो आवाज़ आएगी। करते 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 आखिरकार एक जगह दीवार पे जो पेपर का जो पेपर वॉल होता है वो लगा रखा था, वो थोड़ा सा कुछ उभरा हुआ था, उस पर ठोका गया। फिर उस वॉल पेपर को फाड़ा गया तो देखा गया कि एक छोटा सा, जिससे एक आदमी एक बार में ही दाखिल हो सके, एक दरवाज़ा टाइप का है टिन का, उसको हटाया गया। बाकायदा रोल करते हुए, रेंगते हुए एक पुलिस वाला अंदर गया तो वहाँ 2 तरफ दाएं और बाएं 2 छोटे छोटे तहखाने थे और उन तहखानों में उस वक्त करीब 6 से 7 बच्चियाँ और लड़कियाँ थीं और नाबालिग नहीं, उनमें 1-2 बालिग भी थी। पुलिस वाला उन सबको एक एक करके बाहर लेकर आया तो पता चला कि जो नाबालिग थी उनको इस धंधे पे मजबूरन उतारने के लिए, उनके ऊपर जुल्म करने के लिए इस तरह कैद रखा जाता था। और जो बालिग थीं उन्हें भी कुछ लोगों ने धोखे से, किसी ने मोहब्बत में धोखा खाया और बॉयफ्रेंड के साथ भागा, यहाँ लाकर बेच दिया। वो अच्छे घरों की लड़कियाँ, उसको जबरन कोठे की मालकिन जो इस धंधे में उतारना चाहती है और वो तैयार नहीं है, तो उसको भी सज़ा के तौर पे वहाँ बंद किया गया। तो खैर उस तहखाने से वो तमाम लड़कियाँ और बच्चियाँ बाहर आई और उनमें एक 13 साल की वो बच्ची थी जो नॉर्थ ईस्ट की थी। इसके बाद मालकिन और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उस बच्ची को उसके फैमिली को दिया गया। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माँ बाप ने दिल्ली पुलिस को बड़ा थैंक्स भी दिया। फिर बाद में इसके बाद धीरे धीरे ये खुलना शुरू हुआ कि दिल्ली के जीबी रोड के हर कोठे पे लगभग कोई ना कोई खुफिया तहखाना है जहाँ पे इस तरह की लड़कियों को, बच्चियों को कैद करके रखा जाता है। इसके ऊपर फिर बहुत सारे स्टोरीज़ की थी हम लोगों ने, लेकिन जो कुल मिलाकर सच्चाई सामने आई वो ये कि 2 ही चीज़ें थीं। एक, खुद माँ बाप जो बहुत गरीब थे, मजबूर थे और उन्हें लगता था कि बेटियां बोझ हैं छोटे छोटे इलाकों की, वो अपनी बेटियों को बेच दिया करते थे औने पौने दाम पर। और जो ख़रीदने वाले लोग होते थे वो लाकर किसी न किसी रेड लाइट एरिया में उन बच्चियों को बेच देते थे। उम्र कम होती थी तो कई जगह पे तो पालते पोसते थे। फिर उसको कई तो ऐसी बात ये भी हुई कि
वो कौन सा इंजेक्शन आता वक्त से पहले बड़ा और जवान करने के लिए, वो तक बच्चियों के ऊपर उनको दिया गया। और दूसरा तरीका ये था कि एक बड़ी तादाद ऐसी लड़कियों की थी जो इश्क मोहब्बत में पढ़कर धोखा खाती हैं, भाग गई वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसने सपने दिखाए कि चलो हम शादी करेंगे, शहर में रहेंगे, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, और उन्हें पता ही नहीं यहाँ लाकर उन्होंने कब उसी के जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा वो उसको लाकर दलाल के हाथों बेच देते और भाग जाते। इसके बाद उस लड़की के ऊपर जुल्म और सितम का एक लंबा जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता, क्योंकि जो पैसे लगाता फिर वो पैसा वसूल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मालकिन कोठे की थी जो जुल्म की जो इंतहा करती थी। तो एक बड़ी तादाद ऐसी लड़कियों की थी। वक्त वक्त पर दिल्ली पुलिस या बाकी स्टेट की पुलिस ऐसे ऑपरेशन करती है, ऐसे लोगों को बचाती है, निकालती है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के ऐसे तमाम रेड लाइट एरिया में ऐसे बहुत सारे तहखाने हैं, उन कई सहमी गलियां हैं जहाँ पे ये बेबस, मजबूर, लाचार लड़कियां हैं जिनमें से ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस पेशे में हैं, और एक बार अगर वो पेशे में आ जाती हैं तो फिर वापस लौटना भी नहीं चाहती हैं कि अब वो सभ्य समाज में, सोसाइटी में कैसे जाएं। माँ बाप को पता चला, पड़ोसियों को पता चला कि उनकी बेटी क्या करती है तो वो सर उठाकर जी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, जिसके बाद यही होता है कि एक बार अगर उन्होंने इन इलाकों में, इन कोठों पर कदम रख दिया तो फिर ताउम्र वापसी मुश्किल होती है और इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी तकलीफदेह होती है। कोठों पे कई बार ये बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चे वहीं पलते हैं, बढ़ रहे होते हैं। कुछ NGO है जो उनको पढ़ाने लिखाने का भी काम करते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे इनकी उम्र ढलती है, जवानी ढलती है, ये इसके बाद चूँकि इस कोठे के भी किसी काम की नहीं रह जाती, बड़ी तकलीफदेह इनकी ज़िंदगी होती है। कभी इनकी ज़िंदगी में अगर झांक के देखा जाए तो बेपनाह गम ही गम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे तहखाने थे। आज पता नहीं क्यों ये जो कहानी आई थी मुंबई की, तो मुझे लगा कि मैं कोई कहानी सुनाने की बजाय जो अपनी ये चीज़ें आपसे शेयर करूं जो मैंने खुद देखी थी, और इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी। अब ख़त्म करूं उससे पहले आज राशिका जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राशिका जी। इसके अलावा प्रशांत राणे जी की वाइफ का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे। ये बुलंदशहर नरसेना से हैं। इसके अलावा नंद बंकिम भाई पटेल हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नंद भाई। और पृथ्वीराज सिंह परमार जी ने ये भेजा है। मोहम्मद आसिम का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आसिम। और जमशेद आलम जो टीचर हैं बेतिया से, उन्होंने ये भेजा है। एजाज़ अहमद साहब का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे एजाज़ अहमद साहब। और ये नौर शमा, इन्होंने, बल्कि शायद नूर शमा, सॉरी, इन्होंने भेजा है, इनकी वाइफ है, तो हैप्पी बर्थडे एजाज़ अहमद साहब। इसके अलावा पनीस पटेल साहब का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पनीस पटेल साहब। पंकज वाघेला जी ने भेजा है और ये उनके जीजा है। और पंकज वाघेला साहब का भी 2 दिसंबर को बर्थडे था, उनकी शिकायत थी, मैं भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पूरी क्रांतिक फैमिली की तरफ से। इसके अलावा रानी एंड सीतू, इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। शुभम तायाल ने भेजा था। हरप्रीत सिंह जी जम्मू से हैं लेकिन कनाडा में रहते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि जेफरी डेमिर की कहानी सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ जल्दी। और क्राइम रिपोर्टिंग बड़ा एक्साइटमेंट होता होगा, इन्होंने पूछा है, चलिए मैं कभी जवाब देता हूँ आपको। महेंद्र राउत हैं, मुशर्रफ शेख हैं, गांधीधाम कच्छ से, गुजरात। इसके अलावा कृष्ण कुमार वर्मा हैं पंजाब से, और ये कहते हैं कि चॉपर तो चलिए ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, प्लेन क्रैश क्यों हो करता है? तो ये वो चीज़ है जिसका जवाब कैसे दूं, लेकिन कभी भी कई चीज़ें होती हैं, वेदर ख़राब होने से भी प्लेन क्रैश होता है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी होता है, पायलट की वजह से भी होता है, पायलट की गलती की वजह से होता है। हाल में आपको याद होगा एक पायलट, पता नहीं उसका क्या मूड ख़राब था, उसका को पायलट उठ के वॉशरूम गया, उसने कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर लिया और सीधे ले आकर प्लेन को, क्या वो कौन सी पहाड़ी थी, उससे ले आकर टकरा दिया, सारे लोग मारे गए। तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि वर्ल्ड के एक रिपोर्ट और सर्वे के हिसाब से, हालांकि मैं खुद सबसे ज़्यादा प्लेन में बैठने में डरता हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि दुनिया का जो सबसे सेफेस्ट मोड है, सबसे सेफेस्ट जो ट्रैवल का ज़रिया है, वो प्लेन ही है। आप अगर प्लेन क्रैश, प्लेन हादसों में मरने वालों के फिगर देखें,
और उसके बाद आप आ जाइए रोड एक्सीडेंट और ट्रेन में, तो कहीं 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 ज़्यादा है। तो सेफेस्ट कहते हैं कि प्लेन ही है कि जर्नी है। सड़क हादसा तो वाकई दिल्ली में एवरेज जो है रोड एक्सीडेंट में, मुझे लगता है शायद 10 से ज़्यादा लोगों की पर डे तो रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ट्रेन का भी यही हाल है। हाँ, बस प्लेन में एक ये है कि ट्रेन और रोड हादसे में जान बचने की भी गुंजाइश बचती है, फ्लाइट में थोड़ी सी कम बचती है। इसके अलावा फरीना नज़ीर हैं कनाडा से। इन्होंने कहा है कि अगर आप कहानियों की टाइटल इंग्लिश में लिखें तो उन तमाम लोगों को सहूलियत होगी जिनको हिंदी नहीं आती है। तो मैं टीम से कहूँगा, कई बार और भी लोगों ने कहा, बीच बीच में होता भी है, फिर रुक जाता है, पर मैं इसको इंश्योर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फरीना साहब। इसके अलावा मानव पटेल जी हैं गुजरात से, फ़िलहाल यूएसए में रहते हैं। नवीन कुमार कामत हैं, कुलदीप सिंह की कहानी सुनना चाहते हैं जिनके ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी थी, तो ज़रूर सुनाऊँगा आपको। विपिन चौबे हैं, साथ में सक्षम भरत हैं, और लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर मैंने कभी कहा था कि मैं कुछ अच्छे लैंडमार्क जो जजमेंट आए उस पर कहानी सुनाऊंगा, तो सक्षम भरत साहब याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं ज़रूर इसके ऊपर जल्दी सुनाऊंगा। तो आज इतना ही कहानी में। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।